तो किसी भी कॉन्सुलेट या एम्बेसी के अंदर जब आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका या तो वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। सम टाइम्स वो आपको डाल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के अंदर, यानी उनको आपसे दरकार होती है कुछ मज़ीद मालूमात, या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, या कुछ और रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा फ़िलहाल आपको नहीं मिलता, अब कुछ मज़ीद टाइम लगेगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमशा खान। आप हैं इस वक्त मौजूद मेरे चैनल पे। यहाँ पे आपको मालूमात मिलती हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, इंटरव्यू प्रेप से रिलेटेड, जो कि वीज़ा इन्फॉर्मेशन होती है। आप जानते हैं यहाँ पे इस तरह की मालूमात की डिटेल्स कमेंट सेक्शन में लोग बात करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो इस तरह की मालूमात अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं एपी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के बारे में, जिसके बाद आपको मिलता है 221G फॉर्म। एक फॉर्म आपको दिया जाता है इंटरव्यू के बाद जिस पे लिखा हुआ होता है रीज़न कि आपको ये फॉर्म क्यों दिया जा रहा है, आपका वीज़ा फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं हुआ है, कुछ मज़ीद मालूमात जो है वो एम्बेसी को, कॉन्सुलेट को आपसे दरकार होती है। उसके लिए अब कुछ वो मज़ीद टाइम लेगा। कितना टाइम लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के अंदर, एपी के अंदर, उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कुछ मेन कॉमन रीजंस की जो मैं पिछले कुछ दिनों में नोटिस कर रही हूँ। जैसे जैसे लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स पे भी बात करते हैं कि हमें एपी में डाल दिया गया है, हमें 221G फॉर्म मिला है। उसकी कुछ कॉमन रीजंस हैं जो मैं पैटर्न नोट कर रही हूँ, उनके बारे में आज बात करते हैं कि वो रीजंस क्या आ रहे हैं, उनकी क्या वजूहत होती हैं और एपी को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो टॉप कुछ रीजंस हैं उनमें से एक सबसे बड़ा रीज़न होता है नॉट अपडेटेड I-864। आपका अगर I-864 अपडेटेड नहीं है, उसका अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। I-864 की एक डॉक्यूमेंट है जो कि सब दिखाता है कि आप फाइनेंशियली जिस भी बेनिफिशरी को, जिसको आप सपोर्ट करने वाले हैं, आप उसको सपोर्ट करने के काबिल हैं, आपकी इनकम उसको सपोर्ट करने के काबिल है। I-864 ज़ाहिर है आप इनिशियली जब एनवीसी को डॉक्यूमेंट देते हैं एक भर देते हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू आने में टाइम लग जाता है और उस टाइम के दौरान आपकी इनकम चेंज हो गई, आपके फाइनेंशियल मीन्स कुछ अब डिफरेंट हो गए हैं। तो I-864 का आपके इंटरव्यू से पहले अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है और CEAC के पोर्टल पे उस अपडेटेड को अपलोड होना बहुत ज़रूरी है। और आपको I-864 को अपने इंटरव्यू में ले जाना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो स्कैन कॉपी होती है। इसकी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। लोग कहते हैं नहीं, हमने तो अपना I-864 अपलोड किया था जब हमारा DQ हुआ था उससे पहले, लेकिन अब हमें एपी में डाल दिया गया, I-864 अपडेटेड नहीं था 221G फॉर्म पे, ये रीज़न लिखा हुआ है। तो वजह यही है कि जो कि इनकम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो टैक्स होता है, ये सब चीज़ें ईयरली यूजुअली चेंज हो रही होती हैं। अगर इनकम की रिक्वायरमेंट 1 से 2 साल बाद चेंज हो रही है, टैक्स तो आपका हर साल ही भरा जा रहा होता है, W2 चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू आने का जो टाइम होता है, जब इंटरव्यू आता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेटेड चाहिए होते हैं। फाइनल जो चीज़ अब आपकी इनकम है, फाइनल जो आपका इस साल का टैक्स है, इस साल का W2 है, ये सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपने अपना तो जो है वो I-864 अपडेटेड डाल दिया था, लेकिन जो जॉइंट स्पॉन्सर था उसका अपडेटेड नहीं डाला था। आपने उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वही पुराने डाले हुए हैं जो कि 2 साल पहले आपके DQ के टाइम पे आपने डाले थे। तो ये चीज़ फिर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है जब रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं होती, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या इस तरह की पुरानी डिटेल्स उसमें डली हुई होती हैं। तो फिर ऑफिसर को कन्फ्यूजन होती है और ऑफिसर को जब भी ज़रा सी भी कन्फ्यूजन होती है, वो उसके लिए बहुत आसान काम होता है, वो फ़ौरन आपको मज़ीद चेक करने के लिए एपी के अंदर डाल दे और आपका इस सारी चीज़ों को दोबारा से चेक करे और आपसे मांगे कि आप हमें चीज़ें अपडेटेड दें। तो बेहतर यही है कि बिफ़ोर योर इंटरव्यू आप अपने CEAC के पोर्टल पे अपना अपडेटेड सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग I-864 और अपने अगर जॉइंट स्पॉन्सर है उसके भी सारे अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, इंटरव्यू में साथ लेके जाएं, पुराने भी नए भी। इसके अलावा जो कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंसान को, मैं कह रही हूँ कि मैं स्पॉन्सर कर सकती हूँ, वो भी चेक करें कि क्या इस साल की रिक्वायरमेंट चेंज तो नहीं हो गई, जो पॉवर्टी लाइन होती है उससे हमारी बिलो तो नहीं चली गई इनकम जो है। इसलिए हमें देखना है कि इस साल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारी चीज़ें अपडेटेड हैं या नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आप सिंपल एक एपी को जो है वो अवॉइड कर सकें। ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को एपी में डाला जा रहा है। जो नंबर 2 रीज़न है
वो एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसके बारे में जो है वो हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको इस किस्म का मसला 2-4 हो, आप इस किस्म के मसले से 2-4 हो, तो आप जो है किसी लीगल अथॉरिटी से भी बात कर सकते हैं। वो मसला है कज़न मैरिजेस का। मेनली मुस्लिम कंट्रीज़ में ये चीज़ होती है और इसीलिए पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादातर इस चीज़ को फेस करना पड़ता है और AP में उन्हें डाला जा रहा भी है कज़न मैरिजेस की वजह से। अब इसका रीज़न क्या है? अमेरिका में जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लॉज होते हैं। अमेरिका में कुछ स्टेट्स जो है वो कज़न मैरिजेस को अलाउ करती हैं, कुछ स्टेट्स कम्प्लीटली मना करती हैं और कुछ स्टेट्स कहती हैं कि कुछ कंडीशन में कज़न मैरिजेस जो है वो अलाउ हैं। अब आप जब अपना किसी को पिटिशन फाइल करते हैं, आप जब किसी को स्पॉन्सर करने का इरादा रखते हैं अपनी वाइफ को और आपकी कज़न मैरिज हुई भी है, तो आपके लिए बहुत लाजिम हो जाता है कि आप रिसर्च करें बहुत अच्छी तरीके से कि आप जिस स्टेट के अंदर मौजूद हैं क्या वहाँ पे कज़न मैरिज अलाउ है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको अपनी रेजिडेंस जो है वो किसी ऐसी जगह पे करनी पड़ेगी जहाँ पे अलाउ होती है, किसी ऐसी स्टेट में मूव होना पड़ेगा जहाँ पे अलाउ होती है। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपको पहले ही रिसर्च कर लेना चाहिए जब आप अपनी पिटिशन फाइल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऑफिसर आपको इंटरव्यू वाले दिन इस बात पर रिजेक्ट कर दे कि आप जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ पे तो कज़न मैरिज अलाउ ही नहीं है और आपने तो एक मतलब समझे इलीगल काम किया है। तो इसका आप लोग पूछते हैं हल क्या होता है? इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड हल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। एक केस हमारे पास हुआ था जिसमें जो के पिटिशनर थे वो मिशिगन से ताल्लुक़ रखते थे। मिशिगन से ताल्लुक़ रखने पे उनकी भी कज़न मैरिज थी। अब कज़न मैरिज की वजह से यही हुआ कि अब वो कैसे इंटरव्यू के अंदर ये साबित करेंगे कि ये चीज़ हमने जो कज़न मैरिज की है ये अलाउड है, या इसका सवाल आएगा तो कैसे जवाब दिया जाएगा। तो मिशिगन के अंदर 1973 का एक लॉ है जिस लॉ के तहत ये लिखा हुआ है कि अगर कज़न मैरिज हुई है उस कंट्री में जहाँ पे कज़न मैरिज अलाउ है, यानी कि अगर पाकिस्तान के अंदर शादी हुई है और पाकिस्तान में कज़न मैरिज अलाउ है, तो ऐसी सिचुएशन में मिशिगन जो है वो कज़न मैरिज को अलाउ करता है। शादी मिशिगन के अंदर नहीं हुई है बल्कि पाकिस्तान के अंदर हुई है। तो अगर आपकी इस तरह की कोई सिचुएशन है, मैं कोई लीगल अथॉरिटी नहीं हूँ कि आपको लॉ की बात नहीं बता रही हूँ, मैं किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप अपने जब इंटरव्यू हो तो वो लॉ की एक कॉपी ले जा सकते हैं। अगर आपसे ऑफिसर इस तरह का क्वेश्चन करे कि जी नहीं आपका अलाउ है मिशिगन के अंदर, तो आप उसको वो ये लॉ दिखा सकते हैं या बता सकते हैं कि इस लॉ के तहत अलाउ है क्योंकि हमारी शादी जो है वो पाकिस्तान में हुई है और वो अलाउड है मिशिगन में इस तरह से, क्योंकि जो प्लेस ऑफ मैरिज है वो अलाउ करती है शादी को। तो ये सिर्फ एक केस की बात मैं आपको बता रही हूँ। आपके केस में कोई जनरल सा जो भी केस हो, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप किसी भी अथॉरिटी से बात करें, किसी लॉयर से बात करें, अपने केस के बारे में खुद बहुत रिसर्च करें कि आपकी स्टेट केस के बारे में लॉज क्या हैं, रूल्स क्या हैं। उससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। इस तरह के लॉज आपको मिल सकते हैं कि कोई कंडीशनली अलाउ हो जाती है और अगर किसी भी तरीके से अलाउ नहीं है तो बेहतर यही है कि फिर अपनी रेजिडेंस को चेंज करें ताकि आपको इंटरव्यू के वक्त पे फिर AP का सामना ना करना पड़े, मजीद डिलेस का सामना ना करना पड़े। और थर्ड मोस्ट कॉमन रीज़न है जो कि एक पैटर्न के तौर पर हमें देखने में मिला कि साउथ एशियन कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जब मेल बेनिफिशरी होता है, यानी कि जो स्पाउस अमेरिका जा रहा होता है वो एक लड़का होता है, मेल स्पाउस होता है, तो उसके बारे में फिर एम्बेसी या कॉन्सुलेट को मज़ीद बैकग्राउंड चेक करने होते हैं। उनके जो मतलब लड़के होते हैं यूजुअली वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं इस बेसिस पे कि हमें मज़ीद बैकग्राउंड चेकिंग आपकी करनी होगी, हम थोड़े सिक्योरिटी रीजंस के तौर पे आपको मज़ीद डिटेल चेक करेंगे। तो बेहतर है कि अगर आप एक मेल बेनिफिशरी हैं तो आप अपने जो मैरिज के एविडेंस हैं और आप जो अपने डॉक्यूमेंटेशन है इस सबको बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, इस तरह से भी कि आपकी कोई डॉक्यूमेंट किसी चीज़ में भी कोई कमी ना हो, क्योंकि वो मेल बेनिफिशरी समटाइम्स एशियन कंट्रीज़ के अंदर, साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये अस्यूम करते हैं कि इनकी बोनाफाइड मैरिज है या नहीं है, या ये वहाँ जा रहे हैं तो कहीं सिर्फ मतलब काम करने के लिए, स्लिप होने के लिए तो नहीं जा रहे। तो एक जनरल डाउट के तौर पे ये देखने का आया है। ज़ाहिर है कोई प्रॉपर वो नहीं है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न या बैकग्राउंड चेक मेल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके मामले में ज़्यादा देखने में आया कि उन्हें AP में डाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि उनकी बैकग्राउंड चेकिंग थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। और ये कोई परेशानी की बात नहीं है, वो आपके कुछ ही दिनों में बैकग्राउंड चेक करते ही आपको फिर क्लियर कर देते हैं और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। अच्छा, आप लोग पूछते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के अंदर टाइम कितना लगता है, AP के अंदर टाइम कितना लगता है। तो ये केस बाय केस
वेरी करता है, ये डिफरेंट होता है, कोई एक चीज़ नहीं कही जा सकती कि इतना टाइम लगता है। यूजुअली लोग कह रहे हैं, जो मैंने रिसर्च की, कि 90 डेज़ के अंदर अंदर हमारा वो अप्रूव हो गया। अगर बहुत ही बेसिक था, कोई एक डॉक्यूमेंट भूल आए, DS-260 आप घर भूल आए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट घर भूल आए, उन्हें चाहिए था, आपने उन्हें सबमिट करा दिया, उन्होंने आपका वीज़ा अप्रूव कर दिया। कुछ केसेस के अंदर जो है वो पासपोर्ट अपने पास ही रख लेते हैं एम्बेसी वाले, और कुछ केसेस के अंदर जब उन्हें लग रहा होता है कि अभी थोड़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो आपका पासपोर्ट आपको वापस कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपके पास तो अपने पास तो नहीं रख सकते अगर आपको ट्रैवल करना हो या कुछ भी करना हो। तो इसलिए इन दोनों केसेस में ये होता है, अगर आपका पासपोर्ट उन्होंने आपको वापस कर दिया है, तो जब उन्हें लगेगा कि अब वो जो है वो फ्री टू प्रोसेस है, अब आपका ओके टू प्रोसेस हो चुका है काम, तो वो आपको ईमेल कर देंगे और आपका प्रोसेस जो है, आपका पासपोर्ट आपसे रिक्वेस्ट करके मांग लेंगे। तो ये कहा जाता है कि 90 डेज़ के अंदर यूजुअली AP सॉल्व हो जाता है। इससे ज़्यादा भी बहुत लोगों का टाइम लगता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनका AP जो है वो 2 महीने के अंदर रिजॉल्व हो गया। ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका AP 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है और दोबारा वो AP के अंदर उनका केस जा रहा है। तो ये वेरी करता है टाइम टू टाइम। एम्बेसी यूजुअली कहती है कि 6 मंथ से पहले हमें कॉन्टैक्ट नहीं करें, हम आपको खुद ही अपडेट करेंगे जो भी आपकी केस का स्टेटस होगा, 6 मंथ के बाद ही हमसे कांटेक्ट करें। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताई, कुछ कॉमन रीज़न जो मैं देख रही हूँ आजकल जिनकी वजह से लोगों को AP में डाला जा रहा है। आप अपनी चीज़ें, अपना सारा वर्क स्ट्रॉन्ग रखें। आपको देखें, जब DQ होता है आपका और जब आपका इंटरव्यू होता है, इसके बीच में बहुत सारा टाइम होता है। इस टाइम को वेस्ट नहीं करें, इस टाइम में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें। आपके जो एविडेंस होते हैं, आपके जो समझें चैट लॉग्स होते हैं, आपकी गिफ्ट रिसीट होती हैं, इस तरह की चीज़ होती हैं जो कि बोनाफाइड मैरिज को प्रूव करती हैं, उनको जमा करें। आपको अपडेट करना है CEAC के ऊपर ये सारी चीज़ें। कुछ लोग कहते हैं करें, कुछ लोग कहते हैं नहीं करें, लेकिन बेसिकली मैं कहती हूँ हर वो काम करें जिससे आपका केस जो है वो मजबूत हो सके और आप एंड के अंदर हर तरह के डाउट और हर तरह की चीज़ को ऑफिसर के लिए आसान बना सकें। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भी मिसिंग है, ऑफिसर आपको फ़ौरन AP में डाल देगा। AP में अगले ही दिन आपका काम चेक नहीं होगा, फिर आप इन लाइन चले जाएंगे जो पिछले 500 लोगों की AP की लाइन लगी हुई है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स भूल के नहीं जाएं। जिस दिन आपका इंटरव्यू है, मैंने अपने इंटरव्यू के वक्त ऐसे भी लोग देखे थे जो सिर्फ ये कह रहे थे कि हम निकाहनामा की कॉपी जो है वो ले आए, ओरिजिनल घर भूल आए और हम इस्लामाबाद ट्रैवल करके आए हैं। तो 10-10 बार अपनी चीज़ें चेक करें, हर डाउट जो है उसको क्लियर करके फिर इंटरव्यू में जाएं, क्योंकि AP में जाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, कुछ दिन बाद हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना इंतज़ार किया है अपने इंटरव्यू का, तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से हल हुई भी हों। इंटरव्यू वाले दिन ऑफिसर की जॉब को आसान करें, अपना वीज़ा जल्दी से लें और अपने लव्ड वंस के पास आप आसानी से मूव हो सके जल्दी से। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अपने मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों में से अगर किसी को भी AP मिला हो, उसका रीज़न क्या हो, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।